मौसम के बदलाव के बीच बागेश्वर उपचुनाव की सियासी गर्मी बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं नेताओं ने अपने बयान से राजनीतिक पारा और बढ़ा दिया है। ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा जहां लगातार 5वीं बार जीत हासिल करना चाहती, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 16 साल का सूखा खत्म करना चाहती है और दोनों दलों के दिग्गजों ने यहां डेरा डाला हुआ है। सियासी जानकार इस चुनाव को निकाय और लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव के बाद प्रदेश में एक बड़ा सियासी संदेश जाएगा। उत्तराखंड से जनता टीवी के स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट पर 17 साल से बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए बागेश्वर की जनता जो भी परिणाम देगी उसका उत्तराखंड की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा ही, यह माना ही जाना चाहिए। बागेश्वर उपचुनाव में किस किस की साख दांव पर लगी है, इसको केवल कुछ बिंदुओं पर गौर करके ही समझा जा सकता है। पहली बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद जनता के दरबार में उनकी यह पहली बड़ी परीक्षा है। हालांकि इससे पहले हरिद्वार में जिला पंचायत का चुनाव हो चुका है, जिसको बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर हासिल कर चुकी है। इसके अलावा धामी के नेतृत्व में ही उनका खुद का चंपावत का उपचुनाव भी हुआ है, जिसमें वो 95% वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन बागेश्वर का यह उपचुनाव इन दोनों पहले हुए चुनाव से बहुत ही अलग है। आप इसको केवल 3 बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, इन पहले के दोनों चुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं पर काम नहीं करने के आरोप लगे, जबकि बागेश्वर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा सहित सभी बड़े नेता जी जान से जुटे हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव खुद वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस के इतने एक्टिव होने के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद का दिखना भी है और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुट होकर जो गतिविधियां चल रही है देश में, इनको भी एक कारण माना जा रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और यही हाल उत्तराखंड में कांग्रेस का भी दिख रहा है। इसीलिए वो बागेश्वर को जीतकर एक बड़ी लाइन खींचना चाहती है, लेकिन बीजेपी इस लाइन को खींचने देगी कि नहीं देगी, यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। और दूसरी बात, बीजेपी पिछले 17 साल से बागेश्वर सीट पर काबिज है। बीजेपी ने बागेश्वर में चंदन रामदास की पत्नी पार्वती देवी को टिकट देकर सहानुभूति का कार्ड खेला है। चंदन रामदास लगातार 4 बार वहां से विधायक रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। बीजेपी उत्तराखंड में इस तरीके से सहानुभूति का कार्ड खेलकर अब तक के सारे उपचुनाव जीतती रही है। आज बीजेपी का संगठन पन्ना प्रमुख तक बहुत ही अधिक मजबूत और एक्टिव माना जाता है। इसीलिए अगर बागेश्वर में बीजेपी हारती है तो यह हार पुष्कर सिंह धामी के मत्थे पर ही जाएगी, बीजेपी संगठन के मत्थे पर तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और तीसरी बात, इस बार बागेश्वर में त्रिकोणीय मुकाबला बन नहीं रहा है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। त्रिकोणीय मुकाबला बनाने वाले बसंत कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं, कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं। इसीलिए साफ सी बात है, बागेश्वर बीजेपी हारती है तो ये संगठन की कम पुष्कर सिंह धामी की हार ज्यादा मानी जाएगी, और अगर कांग्रेस हारती है तो यह कर्ण मेहरा की हार के तौर पर गिनी जाएगी, क्योंकि बसंत कुमार का वोटर तो पिछले 2 चुनाव से उसके साथ साफ साफ दिखता है। अगर कांग्रेस का पूरा वोटर बसंत कुमार के साथ नहीं जाता है तो इसे कर्ण मेहरा की निजी नाकामी के तौर पर उत्तराखंड की राजनीति में देखा जाएगा। यही कारण है कि उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सारे मंत्री, सारे बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव में उतार दिए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 और 3 तारीख को बागेश्वर में रहने वाले हैं। वो अभी तक जनसभा भी वहां पर कर चुके हैं और बीच में मोबाइल के माध्यम से भी एक सभा को संबोधित कर चुके हैं। बागेश्वर में नरेंद्र मोदी के नाम पर भी बीजेपी वोट मांग रही है। इससे समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में बागेश्वर उपचुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और कांग्रेस की ओर से खुद प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस के सारे बड़े नेता वहां पर जमे हुए। मौजूदा तस्वीर को देखते हुए हम बागेश्वर उपचुनाव को उत्तराखंड में 2024 का सेमीफाइनल कह सकते हैं। देहरादून से योगेश राणा, जनता टीवी।